Question number 38. A uniform chain of mass m and length L overhangs a table with its two-third part on the table. एक चेन है जिसका मास है m और इसका लेंथ कितना है L के इक्वल. ओके. इसका जो टू थर्ड पार्ट है वो क्या है, टेबल पे है. इसका मतलब वन थर्ड पार्ट जो बचेगा ये कहाँ पे है, वो हैंगिंग पोजीशन में है. ओके. फाइंड द वर्क टू बी डन बाय अ पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल. एक पर्सन को या फिर एक एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा पूरे के पूरे चेन को वापस टेबल पे लाने के लिए. ओके. देखो दो अप्रोच हो सकते हैं, एक तो आप इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो, दूसरा आप वर्क एनर्जी थियरम भी यूज कर सकते हो. ओके. देखो कैसे सॉल्व करोगे, पहले मैं आपको एक बार सिचुएशन समझा देता हूँ. सिचुएशन से पहले मैं एक बार आपको कंसेप्ट भी समझा देता हूँ. सपोज कोई भी चेन है. ओके. सपोज दिस इज अ चेन ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल. मैं कैपिटल एम से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल एम दे रखा है. तो मान लो ये एक चेन है या फिर एक रॉड है ऐसा, और ये रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी है 0. तो यदि मुझे क्या करना है, इस रॉड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, हाइट कहां से लिया जाएगा, सेंटर तक की हाइट लेते हैं. ओके. तो मुझे ये हाइट लेनी पड़ेगी ये. जैसे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल होता है तो पार्टिकल की हाइट लिख देते हैं mgh. यहाँ पे अगर जो कोई भी बॉडी होगा, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास तक की हाइट लेते हैं. सेंटर ऑफ मास हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ पे आप समझ लो कि सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है. क्या होता है एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास, हम लोग आगे चल के सीखेंगे. तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, mg. लेकिन किसकी हाइट, सेंटर तक की हाइट हमें लेनी है. ओके. अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर. देखो ये एक टेबल है. टेबल को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, सपोज दिस इज अ टेबल. ओके. और यहां पे एक ऐसे चेन है. ओके. चेन का जो वन थर्ड पार्ट है वो लटक रहा है और टू थर्ड पार्ट इज लाइंग ऑन द टेबल. बाकी इस पार्ट को हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से. ये बन गया एक बड़ा ही परफेक्ट टाइप का डायग्राम. ऐसा कुछ सिचुएशन है. ओके. आप चाहो तो यहाँ पे लेंथ मार्क कर सकते हो. ये जो लेंथ आप देख रहे हो ये कितना है, दिस लेंथ इज 12/3. और ये जो लेंथ है ये कितना है, दिस इज L/3. L/3 पार्ट क्या है, हैंगिंग पोजीशन में है. अगर जो मासेस लिखें तो टोटल मास कितना है, टोटल मास इज इक्वल टू m. तो यहाँ पे इसका मास कितना हो जाएगा, मास विल बी m/3. सिमिलरली ये जो ऊपर है इसका मास कितना हो जाएगा, लेंथ है 12/3 तो मास कितना हो जाएगा 2m/3. बड़ा ही सिंपल होता है इसको कैलकुलेट करना. ओके. अब ध्यान से देखो हमने क्या किया इसे, ये है इनिशियल कंडीशन. ओके. फाइनली क्या करना है, एक्सटर्नल एजेंट इसके ऊपर एक फोर्स F ऐसा लगाएगा. समझ पा रहे हो, एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स एक F ऐसा लाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, इस पार्ट को भी जब ये खींचेगा ना इस रोप को यहां से लेफ्ट तरफ, तो ये जो पार्ट है ये भी क्या आ जाएगा, टेबल के ऊपर आ जाएगा. ओके. तो देखो फाइनल सिचुएशन कुछ कैसा दिखेगा, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं फाइनल सिचुएशन.
रेफरेंस के लिए एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग। ये एक रेफरेंस लाइन है, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। यह है इनिशियल कंडीशन। और फाइनली हमने क्या किया, इस रोप को, ये जो आप रोप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा जो रोप है इसको हम ऊपर लेके आ गए, यहाँ पे टेबल पे खींच के। एक मिनट, इसको मैं ढंग से ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, ये पूरा का पूरा जो रोप है फाइनली कहाँ पे आ गया, इस टेबल पे आ गया। ये सिचुएशन है, डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लग गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। याद रखिएगा, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, दिस इज द फाइनल कंडीशन। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल, mg। ओके, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, और दूसरा क्या लग रहा है, इस एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। ओके, अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे, बड़ा ही सिंपल काम है वो। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में सारा डिस्कशन करेंगे। देखो कैसे, इक्वेशन क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ओके, यहाँ पे कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, बस कौन है, एक्सटर्नल एजेंट है। तो दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और यही कैलकुलेट करना है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस, सॉरी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पे, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट। अब देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि जो भी रोप क्या था, इनिशियली रेस्ट कंडीशन में था, और रोप फाइनली भी रेस्ट कंडीशन में आ गया, तो इनिशियल एज वेल एज फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। सो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यही होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हमें क्या करना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे याद रखिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रोप प्लस अर्थ को सिस्टम ले रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग रोप या चेन। क्वेश्चन में क्या दिया है, चेन दिया है क्या इसको, यस चेन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेन प्लस अर्थ सिस्टम, चेन प्लस अर्थ सिस्टम। तभी हम लोग चेन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। अब हम लोग यही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, जब आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल पे ही है। अब आप ये मत बोलना कि सर ये तो थोड़ा सा ऊपर है, तो आप चाहो तो इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे ऊपर खींच सकते हो, ऐसा, ऐसा कर लो। समझ में आ रही मेरी बात? तो कहीं भी ड्रॉ कर लो। ये जो लाइन है, एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रेफरेंस पे ही है। ओके, बचा ये वाला पार्ट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। अब मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, m। मास कितना है इस पार्ट का, इस पार्ट का मास है कितना, m/3। अच्छा, इस पार्ट का जो टोटल लेंथ है वो कितना है, l/3। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इसके सेंटर तक का हाइट चाहिए।
एक मिनट, एक गड़बड़ भी कर दी अपने। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो सेंटर है वो कितना हाइट नीचे होगा, वो होगा h इज इक्वल टू एल बाई 3। ओके, h इज इक्वल टू, सॉरी, एल बाई 6। ये पूरी की पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी की पूरी जो हाइट आप देख रहे हो ना, ये है कितना, एल बाई 3। तो सेंटर की हाइट क्या हो जाएगी, एल बाई 6। और अभी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि जब पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो क्या लिखोगे, एम जी एच, वेयर एच इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट या सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या नेगेटिव होगी, यस, क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस के नीचे है। तो दिस विल बी इक्वल टू एम जी एच। मास कितना है, मास इज एम बाई 3। जी की वैल्यू कितनी है, जी, और एच की वैल्यू कितनी है, एल बाई 6। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एल बाई 18। ओके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पूरा का पूरा जो चेन है वो ऊपर आ गया है, और इसी को तो हमने रेफरेंस अज्यूम कर लिया। पूरा का पूरा चेन जो देख रहे हो वो रेफरेंस पे ही है, यही हमारा रेफरेंस है। आप चाहो तो रेफरेंस को और ढंग से लिख लो कि आपको बाद में जब सॉल्यूशन देखो तो कंफ्यूजन ना हो। एग्जैक्टली यही हमारा रेफरेंस है, दिख रहा है, दिस इज रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, therefore what is work done by external agent, potential energy final minus potential energy initial। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो ये आ जाएगा एम जी एल अपॉन 18। तो एक्सटर्नल एजेंट को टोटल इतना वर्क करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। A uniform chain of length L and mass m overhangs a horizontal table with its 2/3 part on the table। पिछले क्वेश्चन जैसा ही सिचुएशन है, जो 2/3 पार्ट है वो कहाँ पे है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ओके, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज इक्वल टू म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू के इक्वल। फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। देखो मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ कैसा, पिछले प्रॉब्लम जैसा ही सिचुएशन है काफी हद तक, बस यहाँ पे फ्रिक्शन है। देखो ये सिचुएशन है, ये चेन है, चेन का लेंथ कितना है, एल के इक्वल, और मास कितना है, एम के इक्वल। ओके, 2/3 पार्ट कहाँ पे है, 2/3 पार्ट इज ऑन द टेबल, तो 1/3 पार्ट हैंगिंग कंडीशन में है। ओके, अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमें एक एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। लेकिन उससे पहले चलो मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूं। देखो कैसे एलिमेंट लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। होगा क्या, इनिशियली 2l/3 क्या है, टेबल पे है, धीरे धीरे ये जो चेन है ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, मैं रेड कलर के मार्कर से समझा रहा हूँ। देखो ये चेन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर थोड़ा और चेन लटक जाएगा, यहाँ से ये लेंथ कम होगा, और यहाँ से जो ये लेंथ है ऐसा बढ़ता चला जाएगा। ओके, फिर यहाँ से लेंथ थोड़ा और कम होगा, फिर यहाँ से ये लेंथ थोड़ा और बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ये सिचुएशन, मतलब लगातार जो लेंथ है ऑन द टेबल वो डिक्रीज होगा, और जो हैंगिंग पार्ट है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये चेन स्लाइड करेगा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन लगातार कुछ वर्क करेगा, यस।
और यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि लगातार ये जो मास है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम की एनालिसिस कर सकते हैं। कोई एवरेज फ्रिक्शन यूज कर सकता है, वैसे भी आंसर आ जाएगा। ओके, वो भी बताएंगे, लेकिन मैं आपको जनरल मेथड बताने जा रहा हूं कि कैसे डील करोगे इस सिचुएशन को। सबसे पहले आप एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करो। ओके, कैसे सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट, यहां से एक्स डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। बहुत ही छोटा ये एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट। इस एलिमेंट का लेंथ कितना है, दिस इज इक्वल टू dx। समझ में आ गया? ये वाला पार्ट, इस पार्ट को मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं। इस पार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं। इस पार्ट का लेंथ कितना है, इस पार्ट का लेंथ है कितना, dx के इक्वल। अब जब चेन स्लिप ऑफ होगा तो ये वाला पार्ट कितना डिस्प्लेस होगा, या फिर ये वाला पार्ट कितना मूव करेगा टेबल पे, एक्स पे। इसका मास होगा कुछ dm के इक्वल। ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि dm moves by distance x on the table, by distance x on table। अलग अलग एलिमेंट क्या होंगे टेबल पे, अलग अलग डिस्टेंस क्या करेंगे, स्लिप करेंगे। यहाँ पे हर एक एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस नहीं चल रहा है। ओके, जैसे मान लो इस एलिमेंट की एनालिसिस की जाए, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं। ये कितना डिस्टेंस चलेगा, ये इतना डिस्टेंस स्लिप होगा, मतलब फ्रिक्शन इस पे इतना डिस्टेंस तक वर्क करेगा। एक छोटा एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, ये एलिमेंट क्या करेगा, ये एलिमेंट इतना डिस्टेंस स्लिप करेगा। यहाँ पे एक मैं यदि एलिमेंट ले लूं छोटा सा, तो ये क्या करेगा, ये कुछ इतना डिस्टेंस स्लिप करेगा। मतलब सारे जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, टेबल पे स्लिप कर रहे हैं। ओके, सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखा जाए तो सारे छोटे छोटे एलिमेंट पे कितना फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जनरल मास dm सेलेक्ट कर लिया, और इसको कैसे सेलेक्ट किया, x पे dx। और ये जो एलिमेंट है जिसका मास है dm, ये कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, x। अब यदि मैंने इस पे फ्रिक्शन निकाल लिया तो फ्रिक्शन इस पे कितना वर्क करेगा ये भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो चलो ध्यान से देखना। हम लोग डिफाइन करेंगे लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा। ये क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ओके, अब मुझे ये बताना है कि dx लेंथ में मास कितना होगा। तो वो तो dm है, dm की वैल्यू कैसे निकलेगी, देयरफॉर dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। जैसे आप फॉर्मूला कैसे लिखते हो, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम या डेंसिटी इंटू dv, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ। दिस इज इक्वल टू m/l dx। ऐसे लिखते हैं dm। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरा मेथड देख सकते हो, दैट इज यूनिटरी मेथड। क्या होता है यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड बोलता है कि यदि एल लेंथ में मास कितना है, m, एल लेंथ में मास है m, तो यूनिट लेंथ में मास कितना होगा, यूनिट लेंथ में मास होगा m/l। ओके, यूनिट लेंथ में मास हो जाएगा m/l। तो dx लेंथ में मास कितना होगा, dx लेंथ में मास होगा m/l dx। और यही dm के इक्वल है। यही जो आप देख रहे हो ना, दिस टर्म इज इक्वल टू dm। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो dm, dm इज इक्वल टू m/l dx।
समझ में आ गया? ओके, अब आ जाते हैं हम फिर से अपने पुराने सिचुएशन पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट किया था, x पे dx, इस एलिमेंट का लेंथ कितना था, dx के इक्वल। ये है हमारा एलिमेंट, ये मैं व्हाइट कलर से ऐसे मार्क कर रहा हूँ। अब इस एलिमेंट का मास हमें पता चल गया, तो मैं इस एलिमेंट को आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज द स्मॉल एलिमेंट। ओके, इसके ऊपर नीचे कितना लगेगा फोर्स, dmg। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल। फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे पीछे की तरफ, F इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। और ये कितना आगे गया, ये फोर्स नहीं दिखा रहा हूं मैं, दिखा रहा हूं कि इस पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अच्छा, इस पे आगे हो सकता है कि टेंशन भी लगे, लेकिन मुझे क्या करना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है। एक्चुअली यहां से लगेगा इसके ऊपर टेंशन T1, यहां से लगेगा टेंशन T2, तो बाकी वो सारे फोर्सेस से हमें कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। नॉर्मल कितना है, नॉर्मल इज इक्वल टू डीएम इंटू जी। डीएम की वैल्यू कितनी है, एम बाई एल डी एक्स इंटू जी, करेक्ट। तो फ्रिक्शन क्या लिख सकते हो, म्यू एम जी बाई एल डी एक्स, करेक्ट। अब मुझे वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है, तो ध्यान से देखना, फ्रिक्शन कितना लगा इस पे पीछे की तरफ, एफ। ये कितना आगे गया, ये आगे गया एक्स। सो व्हाट इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस एफ इंटू एक्स। फ्रिक्शन यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वो वैल्यू रख दो। सो दिस इज माइनस म्यू एम जी बाई एल डी एक्स इंटू एक्स। तो क्या मैं इसको एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, यस। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो क्या मैं डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर लूंगा, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज इंटीग्रल ऑफ माइनस म्यू एम जी बाई एल एक्स डी एक्स। ओके, जो कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है और एल कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आ जाओ। इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, कहां से कहां तक लिमिट, पहले इंटीग्रेट कर लो। एक्स हमें पता है कहां से कहां वेरी कर रहा है, एक्स की शुरुआत यहां से होगी 0 से, और एक्स मैक्सिमम कितना होगा, ये दैट इज 12/3। तो एक्स की लिमिट क्या होगी, जो एलिमेंट यहाँ इस कोने पे है, यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑलमोस्ट 0। मैं लिमिट दिखा रहा हूँ, ओके। और फाइनली जो एलिमेंट यहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इसी का होगा, दैट इज 12/3। तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेके 12/3 तक। ओके, तो आप लिमिट रख सकते हो यहाँ पे 0 से लेकर 12/3। पहले तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट रख लो 0 से लेके 12/3। एक और स्टेप लिख लो आप, दिस इज माइनस म्यू एम जी बाई 12। इधर लिख लो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में लिमिट रख लो 0 से 12/3। जब हम लोग 12/3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4l²/9। सो दिस इज 4l²/9, और ये क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज इक्वल टू -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 म्यू एम जी l/9। सो दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. A block of mass 1 kg is placed at the point A on a rough surface या rough track as shown in figure. यहाँ पे ब्लॉक को रखा है. ओके. It is slightly pushed towards right. It stops at point B on the track. ये पॉइंट बी पे आके क्या करता है, पॉइंट बी पे आके ये रुक जाता है. ओके. मतलब यहां आके ये क्या किया, रुक गया. कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट फ्रॉम ए टू बी. जब ये ए से बी पहुंचा, सो व्हाट इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स. तो देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो कैसे. सिर्फ ब्लॉक को भी सिस्टम ले सकते हो तो भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ब्लॉक प्लस अर्थ को भी लेके सॉल्व कर सकते हो. तो यदि मैं ब्लॉक को ही सिर्फ सिस्टम लेके सॉल्व करूं, ब्लॉक इज आवर सिस्टम, तो ऐसे में सारे फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्स हो जाएंगे. याद रखिएगा कि ब्लॉक फाइनली यहां भी आके क्या कर गया, यहां भी आके ब्लॉक रुक जाता है. ब्लॉक यहां पहुंचा और यहां पे आके ब्लॉक रुक गया. मतलब ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, जीरो. ओके. तो आप क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इस पे, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है नॉर्मल फोर्स, तीसरा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स. दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है ना, वो डिपेंड करता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे. दिस इज mgh. वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो. h मतलब ये कितना नीचे आया, आपको दिख रहा है. पहले ये कितने हाइट पे था, ये 1 मीटर की हाइट पे था. फाइनली ये कितने हाइट पे आ गया, 0.8. तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव किया ही किया, साथ में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ. देखो ये वर्टिकली कुछ नीचे आया और फिर हॉरिजॉन्टल गया, ऐसा बोल सकते हो. ओके. वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपने को कैलकुलेट करना है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो. ओके. व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, मास दिया है क्वेश्चन में, एक बार चेक करते हैं. मास इज गिवन 1 kg. ओके. तो मास है 1 kg के इक्वल. जी की वैल्यू कितनी है, 9.8. क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं दिया है कि जी की वैल्यू 10 यूज करनी है, नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे, 9.8 यूज कर लेंगे. कितना वर्टिकली नीचे आया, ये 0.2 मीटर्स. ओके. कितना नीचे आया ये, 0.2 मीटर के इक्वल. ओके. तो दिस इज 0.2 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0. तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1.96 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0. तो यहां से क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू माइनस 1.96 जूल. अब इसे हमें क्या करना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है. तो क्या लिख सकते हो, -2 जूल. क्वेश्चन को ऐसा मत कर देना कि जी की वैल्यू 10 लेके सॉल्व कर ली. एक्चुअली राउंड ऑफ करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है, तो बच्चों को लगता है कि जी की वैल्यू 10 लेके ही करना है. नहीं, ऐसा नहीं है. जी की वैल्यू 9.8 ही लेनी है, फिर एक सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. इसलिए ये क्या हो रहा है, -2 के इक्वल आ रहा है. ओके.